ये स्टडी आईक्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि आप लोगों को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के लिए वही आपको यहां पर मैं करवा रहा हूं। और इससे पहले भी आपने वीडियो देख लिया होगा, ये एक और वीडियो है। हम लोग ऐसे 100+ क्वेश्चंस करेंगे और आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, बेसिक्स जनरल साइंस की भी और टेक्नोलॉजी की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमेशा एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही बात है हमेशा, कि जब ये कंटेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप एक बार पॉज करके अपना आंसर दीजिए। राइट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और कोविड-19 के दौरान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SARS-CoV-2 genomics consortium. It is an initiative of नीति आयोग and the World Health Organization. क्या INSACOG, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम, क्या ये एक नीति आयोग का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? इट इज अ पैन इंडिया नेटवर्क टू मॉनिटर जेनोमिक वेरिएशन इन SARS-CoV-2 बाय सेंटिनल सीक्वेंसिंग एफर्ट। सेंटिनल का मतलब क्या, ये प्रहरी की तरह काम करेगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एंड लेट मी टेल यू द आंसर। बेसिकली क्या हुआ, INSACOG किस लिए था कि जो म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है धीरे धीरे, वेरिएंट्स जो आए ना कोविड-19 के, आपको याद आ रहा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन इत्यादि, तो उनके ऊपर नजर बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन यहां पर नीति आयोग नहीं था, एक्चुअल में CSIR, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा ये किया गया। तो आप लोग पहले पॉज कर लेंगे एक बार। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है यस, पैन इंडिया नेटवर्क था ताकि पूरे भारत में जेनोमिक विविधताएं, जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, उन पर नजर रखना था। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा ये कंसोर्टियम बनाया गया था। फुल फॉर्म देख लीजिए आप एक बार, इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG। और ये सेंटिनल सीक्वेंसिंग एफर्ट था, एक प्रहरी, एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगा। हम लोग यदि किसी भी चीज पर पहले से प्रेडिक्टिव हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, तो हम चीजों को रोकने की भी क्षमता रखते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर पूरा डिटेल आपको दिया गया है। एंड मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि यदि आपको ये जो कंटेंट है पूरा सीक्वेंस में जो चल रहा है, यदि आपको ये कंटेंट चाहिए, आप एक टेलीग्राम आईडी पर जुड़ जाइए। ये है रुद्रा एजुकेशन हब, यहां पर जुड़ जाइए तो आपको पूरा सेगमेंट इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। राइट, ये हो गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ रहा है, पॉज कर लेना, ये हिंदी में भी आपको दिया गया है, रुद्रा एजुकेशन हब पर, ये टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पॉज कर लीजिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो भारत के जो प्लांट वेराइटीज है, जिनमें बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इत्यादि जो फसलें हैं, बीटी मस्टर्ड इत्यादि, तो हमने क्या किया है, फूड क्रॉप को अलाउ नहीं किया है। यस, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन हो सकता है कि वो जो जेनेटिकली वेरिएशन जो अननेचुरल है, हमने उसमें इंसर्ट किया है, कहीं हमारे शरीर में उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इन अ लॉन्ग रन न दिखाई दे, तो हमने फूड क्रॉप्स को अलाउड नहीं किया है ना। तो क्या GEAC कमेटी के बारे में स्टेटमेंट सही है, बताइए। फर्स्ट, फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, क्या ये इस मंत्रालय के तहत काम करता है। और इट असेसेस प्रपोजल रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिज्म इनटू एनवायरमेंट, यह पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से निर्मित उत्पादों और जीवों की रिहाई के संबंध में प्रस्तावों का आकलन करता है। सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो पूछा है, ये देखो, हम लोग जानबूझ के डेलिबरेटली नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट जरूर देते हैं, क्योंकि
एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके जल्दी में गलत हो जाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों का एग्जाम में बढ़ता है और इसी लेवल के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो यहां पर इट एसेसेस द प्रपोजल, पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से निर्मित उत्पादों और जीवों की रिहाई, यहां पर बोल रहा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिज्म इनटू एनवायरमेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो यहां पर करेक्ट है, लेकिन ये जो आता है इट इज नॉट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, GEAC इसके तहत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा था तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, फर्स्ट आंसर देना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट पर फोकस करना। यहां पर साफ दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ए आंसर हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, और जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है, फॉर एग्जांपल बीटी बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस का एक पर्टिकुलर जीन नोन एज CRY1C जीन, ये इंसर्ट किया जाता है बीटी क्रॉप्स में। और इससे होगा क्या, एक्चुअल में जो पिंक बोलवर्म नाम का जो एक कीट है, पिंक बोलवर्म, ये बहुत ही खतरनाक कीट है, पूरी की पूरी फसल को खा जाता है। तो जैसे ही बीटी कॉटन को ये खाता है, उस पर बैठता है कीट, इंसेक्ट, तो जो ये प्रोटीन है, इसके कारण जो प्रोटीन जनरेट होता है वो इसकी जो आते हैं इंटेस्टाइन है उसको उसके अंदर छेद कर देते, होल कर देते हैं, और वो मर जाता है। खाते ही मर जाएगा तो फिर वो खा ही नहीं पाएगा, तो फसल लहलाती रहेगी, ये कीट कुछ कर नहीं पाएगा, राइट। सो इन दिस वे ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। और देख लीजिए नियम 1989 के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन जो समिति है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीव और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग के संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समिति प्रयोगात्मक रूप से क्षेत्र परीक्षण सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जो जीव है उत्पादों की रिहाई से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, व्हाट, पॉज कर लीजिए, अपना आंसर लगाइए एंड देन लिसन माय आंसर केयरफुली। Mendel explained life evolution from simple to more complex form using natural selection. मेंडल ने प्राकृतिक चयन का उपयोग करते हुए जीवन के विकास को सरल से जटिल रूपों में समझाया। डार्विन gave rule of the inheritance of traits from one generation to next. पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के वंशानुगत क्रम नियम दिए। यहां पर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। अब मैं आपको बहुत शानदार बात बताऊंगा कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे। किस प्रकार के सिमिलर टाइप, बेसिक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया था ना, वो यहां लिखा है, और जो डार्विन ने एक्सप्लेन किया था गाइस वो यहां लिखा है। मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दिया। डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के तहत कि सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में, तो ये डार्विन ने बताया था। और आपको याद आ रहा होगा ग्रेगर मेंडल 1866 इज नोन एज द ईयर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने 7 इयर्स तक रिसर्च किया, 7 अलग अलग ट्रेट्स प्राप्त किए। स्टार्टेड इन 1857 से लेकर 1855 तक रिसर्च किया और फिर उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। एंड 1866 वाज द ईयर ऑफ जेनेटिक्स, इट वाज डिक्लेयर्ड। एंड फर्स्ट टाइम ये पता चला कि हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें जाती है। इंटरचेंज है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। डी आंसर। आपका आंसर क्या था गाइस, व्हाट यू गिव इन दिस? तो देखिए नॉट करेक्ट वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन, और ये समझ रहे हैं आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपको कितना भी प्रकांड पंडित है, बहुत अच्छे नॉलेज यू हैव गेन, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट इन एग्जाम डे, इन दैट गाला डे, इन दैट पर्टिकुलर डे, यदि आपने एक भी मिस्टेक कर दिया व्हाइल यू आर रीडिंग, यू मिस इंटरप्रेटेड थिंग, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर,
एग्जाम के दिन आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड यू शुड क्लियर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एक्सप्लेन हियर, इट वाज इंटरचेंज्ड सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट। हिंदी में दिया गया है, मैंने बता दिया है, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, राइट। अगला प्रश्न आ रहा है, RH फैक्टर into consideration, when it is necessary to take RH factor into consideration, blood donation, pregnancy, catheterization or spleen injury. Pause करिए and tell me what will be the correct answer. And you must have heard there are various factors in a marriage. Listen to me very carefully. Let's assume male, and here I wrote female. Male positive blood group, female positive blood group, positive, negative, negative, positive, and positive, positive. Sorry. नेगेटिव नेगेटिव, तो मैंने यहां पर पूरे कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। What this positive, negative, the blood group. If in a blood there is RH factor, if RH factor is present, that means वो RH positive है, that means उसका blood group positive है, A positive, AB positive, B positive, O positive, right? If RH factor is not present, that means that will be A negative, AB negative, B negative and O negative. अब यदि कोई भी महिला है जिसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, मान लो किसी की शादी हुई, यहां पर मैरिज की बात कर रहे हैं, और महिला का, फीमेल का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और मेल का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। मतलब क्या कि यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मेल है पुरुष और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, मान लो ए पॉजिटिव का शादी किसी भी नेगेटिव वाले से हो गया, ए बी का किसी भी नेगेटिव वाली फीमेल से हो गया, या बी वाले ब्लड ग्रुप का, ऐसा यदि कॉम्बिनेशन है तो वो डेडलीएस्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चाइल्ड है ना वो तो अलाइव होता है, मतलब वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन सेकंड चाइल्ड या उसके बाद वाले चाइल्ड डेड पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक केस ले लिया कि भाई इसमें RH फैक्टर नहीं है, इन सब में RH फैक्टर नहीं है, तो ये RH फैक्टर जो होता है इनमें एक प्रोटीन अंदर आ गया। अब फीमेल में क्या हुआ, मान लो जो बेबी है, मान लो जो बच्चा है गर्भ में बना, उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव, मतलब माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव हो गया। तो पहली बार तो क्या करेगा, मदर का जो ब्लड है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और इस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना लेगा, इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। अभी एंटीबॉडी बनी है इसलिए कुछ नहीं हुआ, इन अ फर्स्ट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, बट लेटर ऑन सेकेंड केस में क्या हो गया, अब महिला के ब्लड में RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज हैं। जैसे अगला बच्चा पॉजिटिव हुआ, RH ये एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी और बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब डेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा माना जाता है कि यदि मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, और इस रोग को कहा जाता है, इट इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। तो कुंडली तो मिलाओ, मैच द कुंडली अलोंग विद मैच द ब्लड ग्रुप। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे केस में बात करूं तो मेरे केस में भी ऐसा ही है, मैं पॉजिटिव हूं, मेरी वाइफ नेगेटिव है, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन। आजकल मेडिकेशंस हैं, तो जैसे ही पहला बच्चा हो जाता है उसके जस्ट बाद एक वैक्सीन इंजेक्शन लग जाता है और फिर दिक्कत नहीं आती। तो अब सॉल्यूशंस है, पहले नहीं थे, पहले नहीं समझ में आता था क्यों मर गया,
है ना। आई थिंक क्लियर हो गई बात आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो भी लिखा है ना, मैंने आपको बड़े सरल और सहज सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता दिया है। ये हिंदी में दिया हुआ है। अगला पॉइंट आ रहा है, 20th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। पॉज इट। International genomic alteration in animal means making specific changes to genome of the organism using modern molecular technology. जानवरों में इच्छानुसार, इच्छानुरूप जेनोमिक परिवर्तन का अर्थ आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग करके जीवों के जीनोम में विशिष्ट परिवर्तन करना है। IGA, इंटेंशनल, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, इंटरनेशनल नहीं, इंटेंशनल जेनोमिक अल्टरेशन। India has recently approved a first of its kind IGA in a line of domestic pig referred as Gelsafe pig that may be used for food and human therapeutic, मतलब मानव के लिए उसका प्रयोग भोजन और मानव चिकित्सा में किया जा सकता है। अब लेट मी टेल यू, हम जानवरों के अंदर उनके जीन में परिवर्तन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो पिग है गेलसेफ, ये बनाया गया क्यों कि हम लोग खा सके इसे, क्योंकि एक अल्फा गैल नाम का एक प्रोटीन है, वो हम यदि खाते हैं ना तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि वो किसी और जीव का प्रोटीन जो होता है ना तो हमारा शरीर उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो हम कैसे खा पाएंगे उसे? इस सबको कम करने के लिए हमने गेलसेफ पिग बनाया, जिसमें हमने इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन कर दिया, उसमें परिवर्तन ला दिया, आणविक तकनीक की मदद से जीनोमिक परिवर्तन इच्छानुसार ला दिया। इससे बचाव हो गया। अब सबसे खास बात यह है कि ये जो गेलसेफ नाम का पिग है ना, ये इंडिया ने नहीं किया। बेसिकली यूएस फेडरेशन ऑफ ड्रग, जो यूएस का USFDA है, USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एसोसिएशन ने किया है, उन्होंने ये किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, हम लोग इस तरह से बदलाव लाकर हम लोग उनका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। अब लेकिन पढ़ो, आपसे कौन सा करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि USFDA की बात है। एंड दैट इज व्हाई ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या दिया यार, है ना? कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का सजेशन है, आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं ना, कमेंट में नीचे आप लोग जरूर बताइए, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। नाउ दिस होल एक्सप्लेनेशन पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, US खाद्य और औषधि प्रशासन गेलसेफ सुअरों को संदर्भित करता है, सुअरों की एक श्रेणी में अपनी तरह की पहले, है ना, चेंज लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके साथ, पॉज इट। How many of following are applications of recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology के बारे में क्या सही है? Detection of presence of HIV in a person, क्या हम लोग HIV recombinant DNA technology की मदद से हम लोग HIV प्रेजेंस है एक व्यक्ति में क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? दूसरा, वंशानुगत रोगों को जन्म देने वाले जीन दोषों का सुधार करना, क्या हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ये कर सकते हैं? मतलब जो जीन डिफेक्ट है, हेरिडिटिक डिजीज है, उनको रोक सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या हम लोग आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उत्पादन करना। तो क्या पॉइंट है ये बताइए। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जीन है उसको हटा सकते हैं, डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं प्रजाति में, लाइफ टाइम जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं उसको रोक सकते हैं। सो इन दिस वे 1 2 3 ऑल द 3 आर करेक्ट हियर, है ना? तो यहां पर ऑल 3 हो जाएगा। आपने क्या आंसर दिया गाइस, जरूर बताइए। राइट, दिया हुआ है इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ HIV इन अ पर्सन, जीन डिफेक्ट विच गिव राइज to the hereditary disease. Recombinant DNA technology is widely used in agriculture to produce genetically modified organism, GMO. In the field of medicine, recombinant DNA technology is used for the production of insulin genetically. कैसे? How? बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसमें हम लोग अपने जो पैनक्रियाज है उसके जीन्स को इंसर्ट करते हैं और इस तरह से हम लोग गेन कर पाते हैं। राइट,
लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन नाउ। हिंदी में दिया है, पॉज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक शब्द पर जाइए, आंसर मिल जाएगा। पॉज करके बताइए क्या होगा आंसर। सो नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसजेनिक। एक एग्जांपल दे देता हूं, जो बीटी क्रॉप्स है वो क्या है, ट्रांसजेनिक ही तो है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप है, मान लो कॉटन, मान लो मस्टर्ड, मान लो ब्रिंजल, ये क्रॉप अलग है और इनके अंदर बैसिलस thuringiensis का जीन डाला गया, तो हम लोग किसी अन्य स्पीशीज, किसी अन्य जंतु का, प्रजाति का जीन को इंसर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए क्या हुआ, एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess express an extra foreign gene, एक फॉरेन स्पीशीज का जीन, जैसे डैफोडिल नाम का जो प्लांट है उसका जीन हमने इंसर्ट किया राइस में और उसे कहा गोल्डन राइस। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये क्या हो गया, बी इज द करेक्ट, राइट। अगला पॉइंट आ रहा है, बी विल बी द करेक्ट वन। और आप देख रहे होंगे, अ ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन और जीन फ्रॉम द अनदर स्पीशीज ऑफ ब्रीड, सो एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, राइट। सो आई थिंक ये ट्रांसजेनिक रैट। ऐसे चूहे जिनके ऊपर हम लोग थेरेपेटिक टेस्ट कर सकते हैं, हमें मानव पर ना करना पड़े, तो हम लोग ह्यूमन के जीन्स को रैट में इंसर्ट करके और उस पर उसका प्रभाव, इंपैक्ट देखते हैं, राइट। ये होता है, एथिकल कंसर्न है एनिमल के लिए तो, यस और नो। पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड अल्टर्ड over 95% of all existing transgenic animal are mice। सबसे ज्यादा चूहों पर यह रिसर्च इसलिए होती है कि हम लोग उन पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे परिणामों पर काम। देख लो, सभी मौजूदा ट्रांसजेनिक जो पशु है उसमें 95% क्या है, चूहे, क्योंकि इन्हीं पर हम लोग रिसर्च करते हैं, राइट। अगला प्रश्न आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन of gene cloning, it is used in production of hormones and vitamins and antibiotics। जीन क्लोनिंग का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? desired gene in cyanobacteria can be used to enhance the productivity of crop and improvement of health। बताइए, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के बारे में पॉज कीजिए एक बार पहले। क्लोनिंग की मदद से क्या हम लोग हार्मोन्स, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में जीन क्लोनिंग का मदद मिलता है हमें। साइनोबैक्टीरिया में वांछित जीन का उपयोग करके हम लोग फसलों का उत्पादकता बढ़ाने और साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं हम लोग, यस। और हार्मोन, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, इनका भी जीन क्लोनिंग की मदद से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, क्लोनिंग प्लाज्मिड वगैरह में। तो आई थिंक इसका आंसर बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है, यस। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों का आंसर क्या रहा? हमेशा क्वेश्चन जैसे दिखे उस समय पॉज कर लो। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो डिजायर जीन है कैन बी यूज्ड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया मदद करता है। सो इन दिस वे मेडिकल एलिमेंट सच एज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है भाई? व्हाट इज ल्यूकेमिया? इट इज अ डिजीज नोन एज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज द ब्लड कैंसर। नॉर्मली 4000 से लेकर के 10,000 WBCs होती हैं पर mm क्यूब इन ह्यूमन बॉडी, बट इन एनी केस ड्यू टू सम एलर्जी और ड्यू टू सम डिजीज और वेरियस फैक्टर आर देयर like genetic mutation due to X-rays, different rays coming from solar world or from the outer world, right? UV rays के कारण भी। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो WBC के नंबर 50,000 से भी ज़्यादा हो जाते हैं पर MMQ, और उसी को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। तो हम लोग ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया कैन बी ट्रीटेड विद दिस प्रिंसिपल। मेडिकल एलिमेंट को भी हम लोग जीन क्लोनिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं, इंसुलिन को जनरेट कर सकते हैं, जैसे हार्मोन है। एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग आर एज फॉलोइंग। तो यहां पर एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग बताया गया है पूरा। इट कैन बी अप्लाइड टू साइंस फॉर आइडेंटिफाइंग, डिटेक्टिंग द क्लोन कंटेनिंग इन अ पर्टिकुलर जीन विच कैन बी मैनिपुलेटेड एंड ग्रोइंग। चलो
तो आई थिंक यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है। 24th क्वेश्चन आ चुका है, पॉज करिए, बताइए क्या होगा आंसर। पॉज कर लीजिए गाइज, बहुत सिंसियर क्लास है, टू बी पॉइंट है, कोई फालतू की बकवास नहीं है, एक लेवल की क्लास देखने की शुरुआत कर दीजिए। यू शुड वॉच क्लासेस जिसमें आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। बी वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर व्हाइल टेकिंग द क्लासेस। सो भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया। बीटी कपास भारत की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे व्यवसायीकरण के रूप में अनुमोदित किया गया है ना। दूसरा, बीटी बैंगन का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा किया गया। पॉज कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। देखिए, नो डाउट बीटी कॉटन भारत की पहली फसल थी। 2002 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया, लेकिन किसी खाद्य फसल को अलाउ नहीं किया गया, तो इसको अप्रूव कर दिया गया था, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ क्रॉप। और ये जो बीटी कॉटन वगैरह इसको जो बनाया था, वो कंपनी का नाम है मॉन्सेंटो, जो अमेरिका की कंपनी, मॉन्सेंटो जो अमेरिका की कंपनी है। दूसरा, बीटी बैंगन का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, देखो नहीं, यहां पर माइको जो कंपनी है, जो मुंबई की, महाराष्ट्र की है, और ये मॉन्सेंटो ही वो कंपनी है जिसने बीटी के बारे में पेटेंट भी करवा रखा है। तो बेसिकली ये पूसा नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आप देखिए, सही पूछा है गलत, सही पूछा है, ये गलत है, ये सही है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। शैल आई मूव फर्दर? सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। शैल आई मूव फर्दर? देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। क्राय1 AC जीन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आनुवांशिक रूप से संशोधित है। माहिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी द्वारा धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको जनरेट किया गया है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, और ये मॉन्सेंटो जो कंपनी है उनकी मदद से काम चला। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पॉज करिए भाई गाइस, पॉज कर लीजिए एक बार, है ना। बताइए क्या होगा। With reference to the application of biotechnology in agriculture, consider the following statement regarding BT toxins. कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में बीटी विष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम। BT toxin gene has been expressed in plant to increase the height of the plant. बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो बिल्कुल पॉज करके, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। यस, BT एक सॉइल का जीवाणु है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, यस करेक्ट। नाउ BT टॉक्सिन, ये जो जीन था क्राय1 AC जीन, वो प्लांट में करता क्या है, बेसिकली ये टॉक्सिन क्रिएट करता है किसके लिए, पिंक बॉलवर्म के लिए। पिंक बॉलवर्म जो है उसकी आंतें, उसके इंटेस्टाइन वो छिद्रित हो जाते, होल हो जाते हैं और वो मर जाता है जब वो इन फसलों को चट करने की, खाने की सोचता है ना। ये हाइट नहीं बढ़ाता देखो प्लांट की, और आजकल तो एक्चुअल में बताऊं क्या है, बजाय प्लांट की हाइट बढ़े, बजाय प्लांट की हाइट बढ़े, एक मिनट का समय दीजिएगा। सो आई थिंक यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है। तो आजकल हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली वी हैड सीन, गाइज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बजाय प्लांट की हाइट ज्यादा बढ़े, उसकी बजाय उसके अंदर जो गेहूं की बाल है, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। तो आजकल हाइट कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। हाइट से अननेसेसरली जो एनर्जी है प्लांट की, वो तो उसकी ग्रोथ में लग जाती है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? So with reference to application of biotechnology in agriculture, consider the following statement regarding BT toxin. ये second statement गलत है, पहला statement बिल्कुल सही है, right? So statement 1 is correct. Bacillus thuringiensis, soil dwelling bacterium.
that naturally produces toxin that is fatal to certain herbivorous insect, right? And it provides resistance to insect, not height बढ़ाने के लिए नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया गाइस, आपका पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो करेक्ट पूछा है, पहला सही है, ए विल बी योर आंसर। सी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, सी दिस, ध्यान से देखिए। CRISPR-Cas9 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन ओनली एडिट। CRISPR-Cas9 क्या है? CRISPR की फुल फॉर्म पता है आपको क्या होती है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट। ये 2012 में डॉडना, दो फीमेल साइंटिस्ट थी, उनको 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसी जेनेटिक सिजर बनाई कि हम लोग डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं, कहीं से भी। सो इट कैन ओनली एडिट द पार्ट ऑफ जीनोम बाय रिमूविंग और अल्टरिंग, नॉट ओनली रिमूविंग अल्टरिंग बट ऑल्सो हम लोग रिमूविंग अल्टरिंग एंड एडिंग द सेक्शन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। तो हम लोग केवल जीनोम को ही नहीं बल्कि डीएनए सबको मतलब कर सकते हैं। तो ये ओनली वर्ड यहां पर गलत है, ओनली के ऊपर बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा हमेशा। Cas9 act as a pair of molecular scissor and can cut two strand of DNA, और हम लोग जो डिफेक्टेड जीन है उसको रिमूव कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, यहां पर एक चीज होती है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, इससे हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड सही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों का आंसर क्या था? ये ऐसा केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी। बेसिकली ये एक ऐसी रिसर्च थी कि साइंटिस्ट रिसर्च तो कुछ और करना चाह रहे थे, उनको मिला कुछ और राइट, मतलब एक तरह से यूं कह लीजिए नींद में जो खोज है कि वो खोजना कुछ और चाह रहे थे और मिला कुछ और। चलिए, आई थिंक ये सारी बात एकदम क्लियर है। जोड़ने, हटाने और बदलने, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यूनिक टेक्नोलॉजी इनेबल जेनेटिक्स एंड मेडिकल रिसर्चर टू एडिट द पार्ट ऑफ जीनोम बाय रिमूविंग, एडिंग एंड अल्टरिंग द सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। करंटली इट इज द सिंपलेस्ट मोस्ट वर्सेटाइल, मतलब ये बहुत ही बहुमुखी, सरल और सटीक तरीका है, मेथड है जेनेटिक मैनिपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोनिंग के संदर्भ में, क्लोन जो होते हैं ना, जैसे आपने एनडीआरआई वाले, एनडीआरआई का नाम सुना होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर गरिमा, महिमा नाम के क्लोन्स बनाए गए, इवन बफेलोस के क्लोन बनाए गए। दुनिया का पहला क्लोन एक डॉली नाम की भेड़ थी, डॉली नाम की एक शीप थी, दुनिया का पहला क्लोन डॉली नाम की भेड़ थी, राइट। सो क्लोनिंग इज अ प्योरली आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्या ऐसा कह सकते हैं आप? यस और नो? अडल्ट्स एंड सोमेटिक सेल्स कैन बी यूज्ड। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पढ़िए एक बार, क्या क्लोनिंग एक कृत्रिम प्रक्रिया है? नहीं। आपने जनरल साइंस में बेसिक क्लासेस में आपने जो बडिंग सुना होगा, बडिंग, मुकुलन, और यदि किसी प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, सेम पुष्प में जो पुंकेसर है, स्टेमेन, उससे वर्तिकाग्र, राइट, पुष्प के जो ओवेरी वाला पार्ट है, वहां पर यदि पॉलेंस जाते हैं, सेम पुष्प में, डिफरेंट पुष्प में नहीं, डिफरेंट फूल में नहीं, फ्लावर में नहीं, तो वो भी क्या, क्लोनिंग का एग्जांपल है। सेम हूबहू क्लोन पैदा होता है। क्लोन का मतलब यदि मेरा कोई भी एक सोमेटिक सेल या शरीर का, इस सेल में 46 क्रोमोसोम्स है और किसी फीमेल का एग सेल लिया, मेरे क्रोमोसोम, उसके अंदर से जो 23 गुणसूत्रों वाला जो न्यूक्लियस है केंद्र के, उसको निकाल के
मेरे सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, उसको इंसर्ट करके और फिर प्रोडक्शन किया, तो वो मेरा क्लोन बनेगा एज इट इज, राइट। सो सोमेटिक सेल होता है, यस, अडल्ट सेल होता है, ना कि सेक्सुअल सेल्स होती हैं, जैसे स्पर्म्स और एग सेल नहीं होती हैं। तो कृत्रिम रूप की प्रक्रिया नहीं है, नेचुरल प्रोसेस भी है, कृत्रिम भी हम कर रहे हैं आजकल। तो इट इज अ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल प्रोसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। करेक्ट पूछा है, इस पर फोकस करिए, नॉट करेक्ट नहीं पूछा। एक्सप्लेनेशंस गिवन हियर, राइट। आपको दिख रहा होगा, जैसे बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करते हैं, है ना, बडिंग वगैरह का जो एग्जांपल है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट क्वीपर इज रिलेटेड टू व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वीपर, टेल मी। With reference to Project Kuiper, consider the following statement. It is a project of National Aeronautics and Space Administration. क्या ये एक नासा का एक परियोजना है, Project Kuiper? It aims to explore mysteries of the Kuiper belt in space. बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी मैं स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये गाइस न्यू होराइजन मिशन है, एंड इट इज ऑफ नासा। ये नासा का मिशन है, और ये जो प्लूटो है, क्योंकि प्लूटो भी आज की तारीख में ग्रहों में नहीं माना जाता है ना, ड्वार्फ प्लेनेट है, राइट। तो प्लूटो और उसके बाहर वाले जो छोटे छोटे टुकड़े जो घूम रहे हैं, राइट, प्लूटो और उसके बाहर, तो वो क्वीपर बेल्ट है, उस पर रिसर्च करने के लिए न्यू होराइजन मिशन। लेकिन ये जो क्वीपर है ना, ये एक्चुअल में अमेजॉन का इनिशिएटिव, अमेजॉन जो प्राइवेट कंपनी अमेजॉन, जिसके ओनर जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जेफ बेजोस, तो उन्होंने क्या करा कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करी। जैसे स्पेस एक्स ने स्टारलिंक को लगाया है, लगा रहा है, एंड एयरटेल ने लगा दिया है, और उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? एयरटेल ने भी वन वेब, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में वन वेब, ये एयरटेल का इनिशिएटिव है। स्टारलिंक ये स्पेस एक्स का, और क्वीपर ये अमेजॉन का इनिशिएटिव। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से ताकतवर फास्ट इंटरनेट मिलेगा, लेटेंसी टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे लगे हुए सैटेलाइट। अदरवाइज 36,000 किलोमीटर से जाके और आना, मतलब 72,000 72,000 किलोमीटर जाके आना होता है सिग्नल को, एंड दैट इज व्हाई लेटेंसी विल बी देयर। और जब हम लोग 6th जनरेशन 5th जनरेशन की बात करेंगे, हमको फास्ट इंटरनेट पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। तो ये कोई नासा का नहीं है, अमेजॉन का है, पहला स्टेटमेंट गलत। और ये क्वीपर बेल्ट का कोई भी स्टडी नहीं करेगा, ये हमारे लिए इंटरनेट सर्विसेज, स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। स्पेस बेस्ड इंटरनेट हमें प्रोवाइड करेगा, नेट इट विल प्रोवाइड अस। तो सेकंड स्टेटमेंट इज गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत, डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट यू गेव द आंसर, आप लोगों ने क्या आंसर दिया? यहां पर पूरी परियोजना बताई है अमेजॉन इंक के द्वारा, लो अर्थ ऑर्बिट में 3236 इतनी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लगाएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस होगा। स्पेस एक्स ने भी ऐसा ही स्टारलिंक प्रोग्राम किया है, ग्लोबल कवरेज होगा, लो लेटेंसी होगी, हाई स्पीड ब्रॉड बैंडविड्थ में आपको ये डेटा मिलेगा। अगला प्रश्न आ रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। They are able to provide a stronger signal and faster speed than additional fixed satellite system. पॉज कीजिए, आंसर दी। क्या ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल और फास्टर स्पीड देंगी ट्रेडिशनल फिक्स सैटेलाइट सिस्टम के कंपैरिजन में? लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट है, जो अभी क्वीपर, स्टारलिंक और वन वेब की बात आई थी। अच्छा, वन वेब में टोटल 576 सैटेलाइट्स हैं, याद रख, जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। They are positioned around 10,000 किलोमीटर above sea level. No. ये तो लो अर्थ ऑर्बिट में यार है ना, 500, 400, 500 किलोमीटर पे है, राइट? तो ये तो गलत है।
और हाँ, ये फास्ट स्पीड जरूर देगा। यहां पर बोला है कौन सा सही नहीं है। गाइज ये सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ, पहला तो सही है। दूसरा गलत है, इन्होंने पूछा है गलत कौन सा है, मैंने बोला गलत तो सेकंड है, सेकंड गलत है तो बी शुड बी द आंसर। शायद आंसर में कुछ डिफेक्ट है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में शायद कुछ डिफेक्ट है। बी ही दिया, नहीं ठीक है, आंसर बी ही है ना, बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहां पर 36,000 किलोमीटर होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो यहां पर तो ये 400-500 किलोमीटर में लगाएंगे, 500 से 2000 किलोमीटर। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न आ गया, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में विक्रम साराभाई के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With reference to contribution of Vikram Sarabhai in the development of the space technology in India, consider the following statement. He was the first chairman of Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR. वह भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण के पीछे के मास्टरमाइंड थे। बताइए क्या होगा आंसर। He was mastermind behind building. तो आपको याद आ रहा होगा, विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के फादर हैं, है ना? यस। और इनको इस बार इन्होंने स्थापित किया था, इट वाज इन 1961, राइट। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर 1969 में नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इनको स्पार का, एंड देन इट बिकेम इसरो। और उसके बाद में प्रोफेसर सतीश धवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑर्गेनाइज्ड बनाया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस कमेटी, स्पेस प्रोग्राम वो लाए प्रोफेसर सतीश धवन। इज इट क्लियर? वो लाए प्रोफेसर सतीश धवन। इज इट क्लियर? वो किसके द्वारा लाया गया? प्रोफेसर सतीश धवन के द्वारा, राइट राइट। So he was the mastermind behind this आर्यभट्ट, ये बात सही है। It was in 1975। और हमने बेकानूर जो है which is located in currently it is located in Kazakhstan, at that time it was located in USSR। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, देखो करेक्ट पूछा है, तो यहां पर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों का आंसर, आई थिंक ये प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही होगा। ये सेगमेंट्स जरूर देखिएगा, आपके लिए ऐसे लेक्चर्स अभी आएंगे। 100 क्वेश्चंस की सीरीज को पूरा करूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कोई भी डाउट डिलेमा रह गया है, तो आप लोग मेरे लाइव क्लासेस देखते ही हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन है, तो जरूर करके बताइएगा। कीप लर्निंग, स्टडी IQ। थैंक यू।